डिजीज हो गई और डॉक्टर साहब ने कंसल्ट किया है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद देखा गया है कि एक्चुअली एक डिजीज में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं, फिजिकल पैथोलॉजी। उसके लिए फिर हम डिजीज के लिए ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं प्रोटोकॉल, जिसमें मसल रिलैक्सेंस प्लस पेन किलर्स प्लस लोकल जेल एंड हीटिंग करते हैं। हीट एंड जेल, हीट से बहुत बेनिफिट करता है, स्पेशली विंटर्स जब आ रही हैं तो स्पैज्म की वजह से बहुत पेन होता है। उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करने से, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जिसे आप कह सकते हैं, एट होम फिजियोथेरेपी भी, उससे काफी करेक्शन हो जाती हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे नैतिक जी हमारे साथ पंजाब से, स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। हेलो जी Yes. सवाल पूछिए। हेलो। सवाल क्या है आपका? हाँ जी मैडम, मैं एक मेडिकल रैप हूँ। मेरा ना सारा दिन बैग उठाने से मेरे गर्दन में बहुत दर्द रहने लग गया है। जी आप कंधे पे बैग उठाने की बात कर रहे हैं? सारा दिन बैग उठा के आप जाते हैं मेडिकल लैब है, बहुत ठीक कहा। जैसे कंप्यूटर्स लेके लोग जाते हैं आजकल, बीपीओस का टाइम है और सब लोग लैपटॉप लेके, आप देखिए रोड पे सुबह निकलेंगे तो मोबाइल पे यंग पीपल हु आर गोइंग फॉर वर्क, इट इज ए नेसेसिटी, बट इट इज नेसेसरी एविल ऑल्सो। इसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है। तो लैपटॉप लेके कंधे पे, मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि आप लैपटॉप कंधे पे ना रख के आप उसको बाइक पे रखें और उसको लेके जाइए। उसको कंधे में रखेंगे तो वो शोल्डर में पेन करेगा डेफिनेटली। मसल स्ट्रेन होता ही होता है, ट्रेपेजियस मसल है उसमें जोर पड़ता है और ट्रेपेजियस पेन सिंड्रोम हो जाता है। और अगर इसको ज्यादा देर, हमने देखा है कि लोग बैग को, ओवरवेट बैग को लेके कंधे में अगर सीधा रख के जाते हैं तो एक नर्व प्रेस हो जाती है हमारी शोल्डर ब्लेड के पास, सुप्रास्कैपुलर नर्व बोलते हैं, उसकी वजह से भी पेन सिंड्रोम हो जाता है। अवॉइड करना चाहिए जो चीजें आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, और एक्सरसाइज जरूर करते रहे क्योंकि ये आपका स्ट्रेस लोड कैपेसिटी बढ़ा देती है। और इसके साथ साथ देखा गया कि अगर आपको सर्वाइकल सेट इन हो गया है तो आपको उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। डेफिनेटली जो चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है उसको अवॉइड करें, और जो नहीं अवॉइड हो सकता उसके लिए प्रिकॉशंस लें और साइड में ट्रीटमेंट करें। जैसे मैंने कहा, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जरूर करते रहें। मतलब अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वाकई आप इससे काफी हद तक दूर रह सकते हैं। यहाँ पे एक और कॉलर है हमारे साथ, रणदीप जी हैं लुधियाना से। नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। लगता है फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे एक्सरसाइज की जिक्र हमने किया है तो जरूरी है यहाँ सभी दर्शकों को इस बात के लिए अवेयर करना कि एक्सरसाइज करना वाकई बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो किस तरह के एक्सरसाइज आप सजेस्ट करेंगे जो हल्का फुल्का हम डेली रूटीन में, अगर हम ऑफिस में भी हैं तो कर सकते हैं उसे। उससे पहले कॉलर ले लेते हैं हम। राकेश जी हैं जयपुर से। नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। आपसे अनुरोध है कि आप अपने टेलीविजन वॉल्यूम कम कर दें और हमसे बात करें। सवाल बताइए। हेलो जी बताइए सवाल। हेलो। सवाल पूछिए आपका। हाँ सर, मेरे एक्चुअली गर्दन में दर्द हो गया। पहले मेरे क्या पीठ में दर्द था, करीब 2 साल पहले। अब गर्दन में आ गया है। हाँ, अब वो गर्दन में आ गया, प्लस हाथों में झंझनाहट होती है। हाथों में जब सो के उठते हैं रात को भी झंझनाहट और ऐसा महसूस होता है मुझे। देखिए राकेश जी, आपने जो सवाल पूछा उसमें कहीं पॉइंट्स एक साथ निकल के आते हैं, और आपको ये जानना जरूरी है कि ये हाथों में झंझनाहट, जैसे आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं, सीरियस पेन सिंड्रोम है। सर्वाइकल मस्कुलर और ट्राइवल सर्वाइकल पेन होना बड़ा कॉमन सी है। हमारी सिविलाइजेशन में देखा गया है कि बैक पेन 20% ऑफ द पॉपुलेशन को एट वन टाइम होगा ही होगा, और 85% ऑफ द पॉपुलेशन को लाइफ टाइम में कभी न कभी होगा सीरियस बैक पेन, जिसका सर्वाइकल पेन भी उसी का पार्ट है। और जो आपने बीच में कहा कि हाथों में जो झंझनाहट आ जाती है, इसका सिंपल मीनिंग है कि ये किसी नर्व को इरिटेट कर रहा है। और एग्जाम्पल जैसे कि दिया था कि जैसे कॉर्नर टच कर देते हैं और हाथ में करंट आ जाता है लोगों को, तो ये एक नर्व का पेन है। और यही चीज सर्वाइकल में भी एक जो पेन होती है, वर्टिब्रा से निकल के आती है। आप जो देख रहे हैं, ये रूट देख रहे हैं, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा से निकल रही है। अगर ये किसी वजह से भी इरिटेट होगी, स्पेस शॉर्ट होगा, इरिटेट होगी और ये हाथों तक पेन चला जाता है। और ये देखा गया कि जैसे हम कहते हैं रात को सो रहे हैं तो उस समय सुबह उठते हैं हाथों में झंझनाहट होती है। सर्वाइकल तो डेफिनेटली वन ऑफ द कॉमन रीजंस है। इसमें कुछ और है कि शोल्डर में, ब्लेड में अगर नर्व प्रेस, मसल प्रेस हो जाता है, वो भी नर्व लाइक पेन करता है कभी कभी। स्केपुलोकॉस्टल पेन सिंड्रोम कहते हैं उसे। लोगों को रियलाइज नहीं होता ये, और ये काफी सीवियर पेन होता है। कई बार ये सोने में नहीं देता और सुबह उठने में काफी पेन महसूस करते हैं। एक थर्ड और पेन है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है, उसे कहते हैं कार्पल टनल पेन सिंड्रोम। हमारे हाथ में कार्पल टनल है, यहाँ नर्व जाती है, मीडियन नर्व, और उसके कार्पल टनल के अंदर से पास होती है। तो अगर वहां पे नर्व प्रेस हो जाती है तो उसे कार्पल टनल पेन सिंड्रोम बोलते हैं। थायराइड के पेशेंट्स में काफी कॉमन है, अदरवाइज भी लेडीज में कॉमन है। इसको चेकअप कराइए। और दूसरा, आपने कहा कि अपर बैक में पहले ये पेन होता था और अब ये गर्दन में आ गया है। इंडिया के अंदर थोड़ा सा मैं वार्न करना चाहूंगा लोगों को, और थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूंगा। ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, तो अगर किसी को सीरियस पेन सिंड्रोम है और रेड फ्लैग्स आ रहे हैं और फीवर है और चिल्स हैं और अनईजी है और वेट लॉस है,
तो ट्यूबरक्लोसिस काफी देखा गया। मेरे पास एक पेशेंट यूके से वापस आई, उनकी डॉटर को मैंने ट्रीट किया था, वो यूके गई अपनी डॉटर के पास, वहां से 3 बार एमआरआई होगी, 1 महीना हॉस्पिटल में रही, 8 लाख रुपए भी खर्च हो गया और डायग्नोज नहीं कर पाए। जब वो वापस आई तो यहाँ हमने उनका एमआरआई कराया, कंट्रास्ट एमआरआई, कलर्ड एमआरआई कह सकते हैं आप, उसमें देखा गया ट्यूबरक्लोसिस है। और ट्यूबरक्लोसिस इंडिया में बहुत कॉमन है, इसलिए इसको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जरूर रख के देखना चाहिए कि कहीं से ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। और अपर बैक और सर्वाइकल में जब ऐसा सीरियस प्रॉब्लम होता है तो उसको जरूर एक बार रूल आउट कर लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा इश्यू है तो ट्रीटमेंट उसका 100% ट्रीटमेंट है। जी, मेरे साथ एक और कॉलर है, शिवम है अपोहर से। स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। हेलो जी, आवाज आ रही है, सवाल पूछिए आपका। सर, मैं सेल्समैन हूँ और मेरे गर्दन में बहुत दर्द रहने लग गया। जी, मैं इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी करवा रहा हूँ, दोस्तों से पूछ के बताइए क्या सही है जी? फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, गर्दन में काफी दर्द है। शिवम, आप क्या है, जॉब क्या है, प्रोफेशन क्या है आपका शिवम? सर, मैं सेल्समैन हूँ, एक मेरा बैग है फैमिली गर्दन पे। सेल्समैन है। अच्छा, सेल्समैन है, ओके ओके ओके। जो सेल्समैन जैसे अभी कहा कंप्यूटर्स और लैपटॉप वाली बात है, और एज इट इज सेल्समैन बैग लेके जाते हैं, वेट कैरी करते हैं, तो शोल्डर पेन सिंड्रोम होना काफी नोन है। पर अगर उसको ठीक से पोस्चर से रख के नहीं चल रहे हैं तो सर्वाइकल पेन भी हो सकता है। और सबसे पहला प्रिवेंशन मैंने सब लोगों को फिर से एक बार कहना चाहूंगा, अगर आप रूटीन एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है वो सिर्फ मसल सपोर्टेड है बाय सेल्फ, क्योंकि ऊपर वेट ज्यादा नहीं है, लंबर में वेट है और हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। और थिक वर्टिब्रा से बड़ी थिन वर्टिब्रा, अगर आप कंपैरिजन देखें, ये लंबर वर्टिब्रा है और ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा थिन होता है, ये मसल से सपोर्टेड रहता है, काफी मसल्स रहती हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ गया है और वेट कैरी कर रहे हैं और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे हम कहते हैं कि आप चलिए मत या आप काम मत करिए, पॉसिबल नहीं है, लाइफ हैज टू गो ऑन अगेन, तो उसके लिए हमें जो प्रिवेंशन करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हुए जो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट में वो करें। यस, मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है, स्पाइन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है, स्पाइन की सर्वाइकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए, रूटीनली कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग 2 बार करें। बीच में 1-2 कॉलर्स ने और बात की थी। और जब आप एट जॉब भी हैं तो मैंने कहा एक पोस्ट में लगातार ना बैठे, मूवमेंट करें। आप पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं फॉर आवर्स टुगेदर, जस्ट मूव अराउंड, थोड़ा ब्रेक लीजिए, राइट लेफ्ट मूव कीजिए, नेक को थोड़ा राइट लेफ्ट टर्न करें। पर जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बिकॉज ऑफ डिस्क पेन है तो उनको आगे फ्लेक्शन की एक्सरसाइज नहीं करना, गर्दन आगे नहीं झुकाना, अवॉइड करना है। और एक्सरसाइज शोल्डर और सर्वाइकल एक्सरसाइज कंबाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेल्थ प्लस। मैं हूं सोनिया वर्मा और आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। क्या है ये, क्यों होता है, क्या आप इसके चपेट में तो नहीं है, क्या आपकी फैमिली में कोई मेंबर जो है जो इससे पीड़ित तो नहीं है, आप जान सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें हमारे स्टूडियो नंबर पर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में इन्वाइट किया हुआ है डॉक्टर नीरज जैन को। एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे साथ कई सारे कॉलर जुड़ चुके हैं। कॉल लेना चाहेंगे बब्बू मेहता जी की टूहाना से। नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। सोनिया जी नमस्कार। नमस्कार, सवाल। जी, मैं बब्बू मेहता टूहाना हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी, सोनिया जी, एक बार हम हिमाचल शिमला में गए तो वहाँ कुछ हमारा एक्सीडेंट हुआ जी, तो वहाँ रीढ़ की हड्डी में एक फ्रैक्चर हो गया छोटा सा। जी, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो अभी जो है 2-3 वर्ष पहले ये एक्सीडेंट हुआ था, जी, तो क्या ये ठीक हो सकता है, इसका ऑपरेशन से होगा या किस तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है, मैं जानना चाहूंगा। ओके ओके। बबलू जी, पहले जानना चाहूंगा जब ये एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ तो सर्वाइकल है या डॉर्सल स्पाइन में हुआ या लंबर में हुआ है, कहाँ फ्रैक्चर हुआ था? हड्डी में बाल जितना फ्रैक्चर है। बाल जितना फ्रैक्चर। देखिए, ऐसा देखा गया है कि ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से स्पाइन में फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन है। और सच्चाई ये है कि हम लोग इतना रियलाइज नहीं करते, जो कॉमनेस्ट फ्रैक्चर है बॉडी का वो स्पाइन फ्रैक्चर है, वर्टिब्रल बॉडी फ्रैक्चर, बिकॉज 33 वर्टिब्रा होती हैं तो इनमें फ्रैक्चर बॉडी कॉमनेस्ट फ्रैक्चर है। हम नॉर्मली समझते हैं हिप बोन फ्रैक्चर या रेडियस ऑफ फ्रैक्चर कॉमनेस्ट है, ऐसा नहीं है। चोट को मिला लिया जाए और ऑस्टियोपोरोसिस को मिला लिया जाए, ये कहा गया है कि 85% ऑफ लेडीज को अबाउट एज ऑफ 75 की रेडियोलॉजिकल फ्रैक्चर होंगे, चाहे उनको मालूम नहीं है। जो हमारी नानी है, दादी थी, झुक के चलती हैं, लाठी लेके चलती हैं, जिनकी स्पाइन बेंड होती है, वो बेसिकली वहां माइक्रो फ्रैक्चर्स होते होते वो स्पाइन बेंड हो जाती, झुक जाती है। और दूसरा देखा गया कि जो एक्सीडेंट की वजह से फ्रैक्चर है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस एक एस्पेक्ट हो सकता है अगर एज है, पर ट्रोमैटिक भी फ्रैक्चर हो जाते हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है और सिर्फ एक्सीडेंट से या कार ट्रैफिक एक्सीडेंट से, हाई वेलोसिटी एक्सीडेंट से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। इनमें ही देखा गया है जिनको फ्रैक्चर हो इसका सिंपल ट्रीटमेंट है, पहले ओपन सर्जरी किया करते थे पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल मैंने एक्सप्लेन किया था, एक हम निडल डालते हैं सीधे सर्वाइकल वर्टिब्रा में, एक्सरे में जैसे एंजियोग्राफी करते हैं, देखते हैं निडल डालते हैं, और टीवी मॉनिटर पे देखते हैं उसके अंदर लिक्विड सीमेंट इंजेक्ट कर देते हैं और सिर्फ निडल से ही सीमेंट इंजेक्ट करते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर सीमेंट हार्ड होता है और अब आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर पेशेंट बैठ सकता है और चल सकता है।
और विदेशों में देखा गया है कि लोग ओपीडी में आते हैं, कार में आते हैं, सीमेंट डलवाते हैं, 3 घंटे में घर वापस चले जाते हैं। इसके लिए कोई 12 हफ्ते बिस्तर में लेटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखा गया ऑस्टियोपोरोसिस सेटिंग में अगर फ्रैक्चर है और पेशेंट को हम कहते हैं आप 12 वीक्स बेड रेस्ट कीजिए, और बहुत बार देखा गया है कि वो और डिटेरियोरेट हो जाता है, खराब हो जाता है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, 60 ईयर एज ओनली, थोड़ा एल्कोहलिक जरूर थे, डायबिटिक थे और मेल जेंट्स, और उनको एक फ्रैक्चर था, उनको रेस्ट पे डाल दिया और अच्छा लग रहा था कि शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्चर बहुत खराब